तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं अपन फटाफट। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब यूज है ना। अगर कहाँ पे भी एप्लीकेशन, जब भी अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में अपन कैलकुलस के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? यूजेस। लो रे फटाफट। अब इसके अंदर अपने पास क्या है, एक तो वन ट्रायंगल प्रॉब्लम है, एक टू ट्रायंगल प्रॉब्लम है। जैसे अगर एक ही ट्रायंगल है तो ये कंडीशन हो सकती है। एक मान लो कि एक अपने पास क्या बोलते हैं इसको, एक बिल्डिंग है, इसके सामने एक और बिल्डिंग है, यहां से कुछ एंगल बन रहा है, यहां से कुछ और एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएंगे इस तरह से टू ट्रायंगल प्रॉब्लम। इन दोनों की स्टडी अपन यहाँ पे करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको सवाल समझ में आ गया क्या। ठीक है, अगर तुम डायग्राम बना सकते हो तो तुम्हारा 90% सवाल हो गया। ठीक है, और फिर सिर्फ आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अपन खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से ऊपर देख रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है, और यहाँ से अपन एक कहाँ देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, अब अगर यही चीज यहाँ पर हो, उल्टा कर दें इसको, अपन आदमी को यहाँ खड़ा कर दें और ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए। अब यहाँ से एक तो ये सीधा देखेगा और एक ये इसकी तरफ देखेगा नीचे। ठीक है, तो सीधा देखने से नीचे देखने के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आदमी खड़ा होगा और यहाँ पे चीज़ देखेगा, ये एंगल बनेगा, और ये एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट। इसका मतलब चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो, एंगल वही रहेगा, आंसर वही आएगा। बस ये पता होना चाहिए कहाँ खड़े हैं और कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है, इसका मतलब आदमी नीचे है और वो ऊपर कहीं देख रहा है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब कहाँ पे है वो आदमी। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। फ्रॉम का मतलब वो आदमी खुद कहाँ खड़ा है, और टू का मतलब वो आदमी कहाँ देख रहा है। ठीक है ना, फ्रॉम और टू, मतलब फ्रॉम का मतलब वो आदमी खुद कहाँ खड़ा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहा है। कहाँ से ऊपर देख रहा है, फ्रॉम द बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है, मतलब एक बिल्डिंग के टॉप पर है और उससे भी कहाँ देख रहा है, और टॉप और ऊपर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, टू द टॉप ऑफ अनादर। टू द टॉप ऑफ अनादर का मतलब इसके आगे बिल्डिंग है, आगे तुम चाहे लिखो चाहे मत लिखो। टॉप ऑफ अनादर बिल्डिंग इज 45 डिग्री, मतलब एक और बिल्डिंग है जो कि कितने डिग्री पर है, 45 को थोड़ा ढंग से बना दूंगा, और ये 45 डिग्री पे देख रहा है, और ये दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है ना, ये मान लो कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, कैसे भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देख रहा है, और एंगल क्या दे रखा है इन दोनों के बीच का, 45। और एंगल हमेशा कहाँ से होता है, हॉरिजन से, हॉराइजन बोलते हैं उसको, हॉराइजन से। द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ दीज टू बिल्डिंग, फीट का मतलब इनके पैर दोनों के, इन दोनों के पैर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 40√2, 40 और √2 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टू बिल्डिंग इज 40√2। फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू बिल्डिंग। तो इसका टॉप ये रहा, इसका टॉप ये रहा, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, मतलब हाइपोटेनस बताना है। ठीक है, तो ये दे रखा है तुमको 40√2। ठीक है, ये एंगल भी कितना है, 45, इसके हिसाब से भी कितना है, 40√2। टेन थीटा लगा सकते हैं, टेन 45 इक्वल टू पी अपॉन बी। नहीं लगा सकते हैं कॉस भी, पहले ये निकाल रहा हूं मैं, ये निकाल के भी ये निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट ये निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं, कॉस लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं। इन तीनों में से सुनो, तुम बात सुनो, अगर तुमको देखो, इस डायग्राम को मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, मान लो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, साइन लगाने की जरूरत है नहीं वैसे तो। ये कितना है, 45, ये कितना है, 40√2, ये निकालना है, तुमको पता है हाइपोटेनस निकालनी है,
ये कौन है, बेस दे रखा है, तो बी और एच कौन से फॉर्मूले में आते हैं, कॉस, तो कॉस 45। कॉस क्यों लगाया, क्योंकि बी और एच की बात चल रही है, अगर पी और एच की बात चलती साइन लगाते, पी और बी की बात चलती टेन लगाते, इन तीनों में से किसी ना किसी की बात चलेगी और इन तीनों में से कोई ना कोई लगाएंगे, तो कॉस 45 इक्वल टू बी अपॉन एच। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। बी कितना दे रखा है, 40√2, और एच तो पूछा है, एच को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 को 40√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच इक्वल टू 40 इंटू 2 80। √2 को √2 से किया और 40 को 2 से किया 80। इजी है। आगे देखो, महेश इज स्टैंडिंग अपराइट विद बोथ हिज हैंड्स परपेंडिकुलर टू हिज बॉडी। मतलब वो जो आदमी खड़ा है ऐसे नहीं खड़ा है, वो नहीं परपेंडिकुलर टू हिज बॉडी का मतलब ये है ऐसे हाथ हो रखे हैं इसके, ठीक है ना, ऐसे परपेंडिकुलर टू हिज बॉडी। हिज टोज आर 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज फिंगरप्रिंट एंड फिंगर टिप्स। फिंगर टिप ये रही और सीधा खड़ा है वो, टोज ऐसे ऐसे खड़ा है, तो टो कहाँ है, ये कितना दे रखा है, 2 मीटर अवे, ये दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, मान लो ये 2 मीटर है, 2 मीटर, और हिज आर्म्स आर 1 मीटर लॉन्ग, तो ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फिंगर टिप्स टू हिज टोज। फिंगर टिप ये रहा, यहां से टो को देख रहा है, तो एंगल क्या बनेगा, ये एंगल पूछा है 60 डिग्री। हाँ हाँ, अरे फिंगर टिप से पैर के अंगूठी की तरफ देख रहा है, देखो ये अपने को क्या दे रखा है 1, ये क्या दे रखा है 2, अपने से पूछा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से जो नीचे देख रहे हैं उसका एंगल पूछा है, तो इस एंगल के हिसाब से ये कौन है, ये कौन है, तो क्या क्या लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, तो थीटा कितना हो गया 60 आना चाहिए फिर तो। आगे समझ में सवाल, कैंसर कैसे दे रखा है इसने, चेक कर ले, डायग्राम डायग्राम बना रखा है क्या, नहीं बना रखा, ये बना रखा है, मतलब मेरे को हाथ बना रखे होंगे और ये सब बना रखा होगा। अब नीरज इज लाइंग डाउन ऑन द ग्रास एंड लुकिंग एट द स्काई, ठीक है, वो जो आदमी है वो नीचे लेटा हुआ है और लुकिंग एट द बादलों को देख रहा है, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, यहाँ पे मान लो यहाँ देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से, तो वन ऑफ द क्लाउड टू बी 60 डिग्री, फिर यहाँ बनाएंगे क्लाउड, अगर यहाँ बनाएंगे तो क्लाउड को यहाँ देख लो, वो तो बहुत पीछे हो जाएगा ना, आदमी को यहाँ बिठाया मैंने, यहाँ बना ले, लेकिन ये तो 60 से बड़ा हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, मेन चीज क्या है, ये 60 डिग्री है। अब क्या बोला है, दैट क्लाउड, ये जो क्लाउड है, यहाँ पे जो क्लाउड है, इज 1000√3 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड ये रहा यहाँ पे वो लेटा होगा आदमी, इस ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये स्ट्रेट जो लाइन है ना वो कितनी है, पी है ना 1000√3। देखो इस सवाल से डायग्राम बनाना जरूरी है, अगर डायग्राम तुमने सही बना लिया तो आंसर भी सही आ जाएगा। अबाउ द ग्राउंड का मतलब डायरेक्ट, इससे बिल्कुल कितना ऊपर है 1000√3, ये पता चल गया ये 60 है, ये 1000√3 है। हाउ फार फ्रॉम नीरज इज दैट क्लाउड, ये नीरज है, इससे ये क्लाउड कितना दूर है, मतलब ये नीरज है, ये क्लाउड कितना दूर है, इसका मतलब ये पूछा है नीरज से क्लाउड कितना दूर है, एच पूछा है, इसके लिए ये कौन है पी, तो पी और एच में क्या लगेगा, साइन कौन सा, इक्वल टू क्या होगा √3/2, साइन 60 की वैल्यू होगी ये, तो साइन 60 वैसे क्या है पी अपॉन एच, पी कितना है 1000√3 और अपॉन एच, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, एच √3
बराबर 1000 √3 इंटू 2। √3 यहाँ से हट के नीचे आ गया, कट गया 2000 आ गया। अब ये तुमको समझा तो दिया मैंने, लेकिन इसमें इतना टिपिकल करने की जरूरत भी नहीं थी, मतलब ये सब नहीं भी करते तो भी हो जाता। तुमको ये मैंने बता रखा है 30 60 90 1 √3 और 2। तुमको ये वाला दे रखा है, इसको √3 से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा, मतलब ये आ गया 1000। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 2000। डायरेक्ट आंसर निकालो और सवाल जो दे रखा है वो डायग्राम बनाओ और उत्तर निकालो जल्दी जल्दी। चलो लास्ट सवाल, 5 सवाल हो रहा है, एक तो ये और फिर 4 हो रहा है। जेफ इज फ्लाइंग अ काइट, ये काइट है, इसको ये फ्लाई कर रहा है। ये कौन है? जेफ इज फ्लाइंग काइट। देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग, इसका मतलब जो स्ट्रिंग है ना वो ऐसे नहीं है ना, स्ट्रिंग ऐसे होती है ना, लेकिन ऐसे है बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड इज 60 मीटर लॉन्ग, जो स्ट्रिंग है वो कितनी बड़ी है? इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 60 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहे हैं, कहाँ से देखेंगे? ऊपर, हॉरिजॉन्टल से। ऊपर देख रहे हैं टू द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इसका मतलब ये पतंग डूबने वाली है। हाउ हाई इज द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, जो काइट है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है? ये 90 के सामने 60 है, तो 30 के सामने क्या होगा? 30। वैसे मतलब डायरेक्ट करेंगे तो अरे तुम तो साइन लेंगे ना, साइन लेंगे हाँ वैसे तो, लेकिन P, तो साइन 30 इक्वल टू P अपॉन H, 1/2 इक्वल टू P अपॉन 60, तो 60 यहाँ पे चला गया, 60 अपॉन 2 इक्वल टू P कितना आ गया? 30। डायरेक्ट भी कर सकते थे 1 √3 और 2 की हेल्प से, मतलब 2 दे रखा है, 2 से 1 निकाला तो 60 से हाफ कर दो। ऐसे भी सही है, तुम तो ऐसे ही करा करो यार, पेपर में भी ऐसे करके आओगे, यही तरीका तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। वर्ड प्रॉब्लम 2 ट्रायंगल इन्वॉल्व, तो जिसके अंदर 2 ट्रायंगल अपन उसकी बात कर लेते हैं भैया। आप देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ये एरोप्लेन, यहाँ पे एरोप्लेन बना देते हैं इसको। आपको तो बनानी नहीं आती। ठीक है सर ये वो 5 रुपए के खिलौने में निकलती है ना वो एरोप्लेन, तो वही आती है बनानी। एरोप्लेन इज फ्लाइंग राइट अबाउ अ रियली लॉन्ग ट्रेन, एक बहुत लंबी ट्रेन है भैया, है ना, बहुत ही लंबी ट्रेन है। रियली लॉन्ग ट्रेन का मतलब इन्फिनिट लॉन्ग ट्रेन मान लो भाई तुम। सही बात है हाँ, रियली लॉन्ग नंबर दे रखा है, सही बात है। तो कितनी लॉन्ग है ये? 8000 इंटू 1 प्लस √3, इतनी लंबी ये ट्रेन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द एरोप्लेन फ्रॉम द एंड ऑफ अ ट्रेन, मतलब इस ट्रेन का जो एक एंड है वहां से इसका एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब यहां से अगर अपन इसको देखेंगे तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन टू द फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ये फ्रंट है ट्रेन का, तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 45। ये वाला एंगल, डिप्रेशन का एंगल कितना है? 40। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। अब क्या पूछा है? हाउ हाई अबाउ द ग्राउंड, द एरोप्लेन, जो ग्राउंड से ये एरोप्लेन है वो कितना ऊपर है? तो तुमको एक बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये दोनों एरोप्लेन इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे अलग दिखेगा यहाँ पे अलग दिखेगा, एक ही पॉइंट से देख रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट नहीं, पीछे से नहीं देख रहे इसको, दोनों को एक ही पॉइंट से देख रहे हैं। 45 भी उसी पॉइंट से बन रहा है जिस पॉइंट से 30 बन रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, किसी भी एक को x मान लेते हैं, 45 वाले को मान लेते हैं, इजी रहेगा अपने लिए। इसको क्या मान लिया? x। अगर ये 45 है, ये भी 45 है, ऊपर वाला 45 तो 45 के सामने वही होगा जो इस 45 के सामने होगा, क्योंकि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आमने सामने की लाइन बराबर होती है। ये x तो ये भी x। ठीक है, अब बताओ इस 30 वाले डायग्राम के लिए देखें, इस 30 वाले के लिए x पता है, ये कौन है? p, बेस निकालना है,
तो बेस कैसे निकलेगा? पी और बी कौन से फॉर्मूले में होते हैं? 10 में होते तो हैं। tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू पी कितना हो गया? अपॉन बी। बी यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। बी कितना आ गया इससे? x√3। तो ये कितना आ गया? x इंटू √3। ये कितना है यहाँ पे? x। और ये x√3। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 8000 1 प्लस √3 x प्लस x√3 इक्वल टू 8000 1 प्लस √3। इसमें से x कॉमन ले लिया, क्या आएगा? 1 प्लस √3। ये 1 प्लस √3 1 प्लस √3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 8000। और इसका मतलब ये निकालना था, ग्राउंड से, इसकी ग्राउंड से हाइट x ही तो है, क्या निकालना था? 8000। अगर ये तुमको टफ लगा तो तुमको एक बार वापस बता देता हूँ मैं, इतना ये टफ है नहीं। सबसे पहले डायग्राम समझ में आ गया, नीचे ट्रेन है, ऊपर ये प्लेन है। एक ये बनाओ और एक ये बनाओ 45। इतने बना दो 45 को, 45 इतना बना दो, ठीक है। ये तुमको निकालना है, ये फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये तुमको पता है 45 है, ये पता है 45 है, ये पता है 30 है, ठीक है। सर ये 30, ये 60 हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब तुमको एक तो ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है, इसके बाद में बाकी काम करेंगे। इस x के हिसाब से इस 30 के लिए ये कौन है? परपेंडिकुलर। ये खुद कौन है? बेस। इस 45 के लिए भी ये कौन है और ये कौन है? बेस। तो P और B इसमें लगेगा और P और B ही इस ट्रायंगल में लगेगा। अपने पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो tan 30 का और एक tan 45 का। tan 30 क्या होता है? P अपॉन बी, और tan 45 भी क्या होता है? P अपॉन बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x अपॉन बी। P की वैल्यू x है, और यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू x अपॉन बी। इससे b कितना निकल गया? x। इससे b कितना निकल गया? x√3। तो ये b, तो ये वाला है, इसको b1/b2 मान लो, कुछ भी मान लो। इन दोनों को मिलाएंगे ये तो आएगा पूरा, ये तो आ गया x√3 और ये आ गया x। इन दोनों को ऐड कर दो, x कॉमन आ गया, इसमें 1 कॉमन आ गया, इसमें √3 कॉमन आ गया। और इस पूरे की वैल्यू अपने को पहले से पता है, वो कितनी दे रखी है? 8000 इंटू, इसके भी इंटू में 1 प्लस √3, इसके भी इंटू में 1 प्लस √3 है, 1 प्लस √3 1 प्लस √3 कट गया, x आ गया 8000। वही निकालना था। चलो अब देखो, अ फ्लैग, रुक जाओ पहले मैं कर देता हूँ, फिर बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे पास भी करने के लिए। अ फ्लैग इज पोस्टेड ऑन द टॉप ऑफ ए कैसल। एक कैसल है ना, इस कैसल के ऊपर एक फ्लैग है। अ नाइट, नाइट क्या होता है? घोड़ा। वो तो चेस्ट में होता है घोड़ा। वही नहीं होता क्या ये? सोल्जर होता है क्या? अच्छा, पता नहीं था मेरे को। अ नाइट ऑन द ग्राउंड, ठीक है भाई, सोल्जर मान लो यार, मेरे को नहीं आता। अ नाइट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर होगा ऑन द ग्राउंड। स्टैंडिंग, कितना दूर? 30 मीटर अवे फ्रॉम द कैसल। तो कैसल से कितना दूर है? 30 मीटर है, सेंटीमीटर कैसे होगा? मीटर 30 मीटर, 30 मीटर अवे है फ्रॉम द कैसल। नोटिसेस, क्या नोटिस कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब ऊपर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? टॉप ऑफ द कैसल, कैसल पे देख रहा है। एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, एक तो यहाँ पे देख रहा है और एक यहाँ पे देख रहा है। तो एक ही साथ दो दो एक तो वो यहाँ देख रहा है, यहाँ खड़ा है मान लो, ये ग्राउंड है पूरा, ग्राउंड में यहाँ खड़ा है। यहाँ से एक तो यहाँ देख रहा है और एक फ्लैग के टॉप पे देख रहा है। दो जगह नहीं देख सकता क्या वो, एक एक करके? तो अगर टॉप ऑफ द कैसल पे देख रहा है तो एंगल क्या है? 30, और टॉप ऑफ द फ्लैग पे देख रहा है तो एंगल क्या है? उसके आगे वाला 45। ये एंगल तो दे रखा है 30 और ये पूरा एंगल दे रखा है 45। और 30 मीटर अवे का मतलब ये यहाँ से जो दूर है वो कितना है? 30। अब इस 45 के लिए पूरा कितना है? परपेंडिकुलर। और इस 30 के लिए ये इतना क्या है? परपेंडिकुलर। तो अपने पास दो एंगल है, दोनों लिख दो यहाँ पे, tan 30, थोड़ा सा आगे जाके tan 45। tan 30 इक्वल टू P अपॉन बी,
tan 45 इक्वल टू बी, पी अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3। इस tan 30 के लिए p कितना है, ये p1 मान लो, इसको p2 मान लो, तो p1 अपॉन b, बेस कितना है 30, तो इससे p1 कितना आ गया 30 अपॉन √3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 10√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 3 को 30 से काट दिया 10√3, ये तो आ गया p1 छोटा वाला। अब ये है p2 बड़ा वाला, इसके लिए 1 इक्वल टू p कितना है p2 और b कितना है 30 यहाँ पे गया, p2 इक्वल टू 30 आ गया। लेकिन तुमको क्या निकालना है इसके अंदर, हाउ लॉन्ग इज द फ्लैग, तो p2 में से p1 माइनस कर देंगे, तो p2 माइनस p1 मतलब 30 माइनस 10√3, क्या आंसर आएगा 30 माइनस 10√3। आगे समझ में, p2 माइनस, क्योंकि माइनस तो कर नहीं सकते तो ऐसे ही लिख दो। 2 जिराफ, शॉर्टी एंड टॉली, दो ग्राफ हैं, एक तो छोटा वाला ग्राफ होगा जिराफ, जिराफ जिराफ, अरे जिराफ ही सोच रहा था भाई मैं। ठीक है, कौन सा मुंह है? तेरे कीड़े बना रहे हो क्या? चलो, अरे शॉर्टी एंड टॉली भाई, ये शॉर्टी है और ये टॉली है, दो अपने पास नाम है छोटी टल्ली। जिराफ है। सुनो सुनो, ये दोनों हैं आर 11 मीटर अवे, एक दूसरे से कितना दूर हैं ये दोनों 11 मीटर अवे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सही तो है, भूले फ्रॉम एन एंड। अच्छा, ये दोनों 11 मीटर एक दूसरे से दूर है, एंड एन आंट, एक आंट समवेयर बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई एक आंट है, एक छोटी सी आंट है। शॉर्टी, शॉर्टी जो है वो छोटा सा है, वो कितना टॉल है 2√3, ये है अपने पास 2√3, डट जाओ। फ्रॉम एन आंट पॉइंट ऑफ व्यू, आंट देख रहा है दोनों को, शॉर्टी को भी और टॉली को भी, आंट पॉइंट ऑफ व्यू द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो ऊपर ही देखेगा आंट तो शॉर्टी वाला कितना है ये 30 डिग्री, और वो ये एंट यहाँ बना दो, और ये कितना है 60 ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है बड़ा वाला 60 डिग्री, ये बोल रहा है। शॉर्टी को देख रहा है 30 डिग्री पे और टॉली को देख रहा है 30 डिग्री, इस पे इसको 60 डिग्री पे। पूछा क्या है, टॉली है वो कितना लॉन्ग है, ठीक है, तो इसको मिला दें और इसको मिला दें यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं पूछी है, परपेंडिकुलर पूछा है, टॉली की हाइट पूछी है, हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, लेकिन दे क्या रखा है 30 और यहाँ पे क्या दे रखा है 60। तो पहले तो इस डायग्राम को पहले ढंग का बनाते हैं, हाँ इसको मिटा ही दें क्या, चलो ये कोई काम का नहीं है, मिटा दो। ये शॉर्टी है, ये 11 मीटर है, यहाँ पे बीच में कहीं पे चींटी है, और ये अपने पास टॉली है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये पूरा कितना है 11, ये कितना है 2√3, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ठीक है। इस एंगल के लिए ये कौन है P, ये कौन है B, इसके लिए ये कौन है P और ये कौन है B, तो दोनों B1 B2 मिला के कितने होंगे 11। तो पहले तो अपन लगाते हैं tan 30 और थोड़ा सा दूर लगाते हैं tan 60, tan 30 इक्वल टू P अपॉन B1 और tan 60 इक्वल टू P अपॉन B2। ये इसको लिख देते हैं शॉर्टी P को, ये शॉर्टी है, और इसको लिख देते हैं टॉली, इस P को लिख देते हैं टॉली, ठीक है, S और T लिख दिया इनको। tan 30 की वैल्यू इक्वल टू शॉर्टी कितना है 2√3, B1 कितना है निकालना है। अगर देखो दो चीजें पता है तो B1 निकालेगा ना आराम से, B1 यहाँ गया √3 यहाँ गया,
तो b1 इक्वल टू कितना आ गया, 2√3 इंटू √3, तो √3 3 इंटू 2 6, ये आ गया 6, ये 6 आ गया, तो ये कितना बच गया 5। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। tan 60 इक्वल टू √3 इक्वल टू टॉली कितना है t पता नहीं, b2 कितना आ गया 5, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 5√3, 5√3। बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी, लेकिन तुम भावना समझ गया ना मेरी। 5√3। रिया इज सिटिंग ऑन हर रूफ, ठीक है, वो रूफ पे बैठी है, थोड़ी देर में रूफ पे बैठी है। स्विच इज 150 मीटर अबाव द ग्राउंड, इसका मतलब यहाँ पे जो है बिल्कुल एज पर है ये, 150 मीटर अबाव द ग्राउंड एंड लुकिंग एट द ट्री। अच्छा, पेड़ को देख रही तो पेड़ नीचे है कि ऊपर है, देखते हैं। अरे खुद ही 150 मीटर है, तो पेड़ थोड़ी कोई 150 मीटर का होता है, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देख रही है भैया लड़की, है ना, पेड़ छोटा है इसका मतलब इससे। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देख रही है, ऑफ द टॉप मतलब टॉप पे भी देख रही है और बॉटम पे भी देख रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे ट्री है, अच्छा, वो नीचे भी देख रही है, ऊपर भी देख रही है, इस ट्री के ऊपर भी देख रही है और नीचे भी और इस ट्री के नीचे भी देख रही है। तो ट्री के ऊपर देख रही है तो एंगल क्या है 30, ये 30 डिग्री है, और ट्री के नीचे देख रही है तो एंगल कितना है 60। तो इसको ऐसे मिला दें या फिर डायग्राम नया बना ले, काम करते हैं। ये 30 है तो नीचे वाला भी 30 है, और ये कितना है 60 है। अब इस डायग्राम को वापस बना लेते हैं। अरे ये आर्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुमको भी कॉपी में आर्ट दिखानी है, पहले फिर ये डायग्राम बनाना है ना, सीधा डायग्राम बनाना ही नहीं है। जब तुमको सवाल समझना है, सवाल समझने के लिए तुम थोड़ा आर्ट बनाओ पहले, फिर कुछ भी करो तुम। इसके बाद में कौन है 60, और ये पेड़ हो गया अपना, और ये होगी बिल्डिंग, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, आगे था समय समझ में। अरे ये लड़की है, ये अपना ट्री है, ये ट्री के ऊपर देख रही है और ट्री के नीचे देख रही है। रो तो बनाओ, तो यहाँ से तो देखिए। ये यहाँ से देख रही है 30 डिग्री पे, और यहीं से देख रही है 60 डिग्री पे। तो 30 डिग्री जो है वही 30 डिग्री यहाँ पर है, और 60 जो यहाँ पर है वही 60 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। पूछा क्या है, ये दे रखा है, ये पूरा 150 है। अब एक बात मानो, क्या दे रखा है, हाउ टॉल इज द ट्री, ये ट्री है, इस ट्री को अपन मान लेते हैं x, y मान लें क्या, y मान लें, y इसलिए मानता हूं मैं जनरली क्योंकि ये वर्टिकल है, y एक्सिस है, y और ये x, इसलिए इसको जो भी वर्टिकल है उसको y मानता हूँ और जो हॉरिजॉन्टल है उसको x मानता हूँ, इससे मेरे को समझने में आसानी होती है। इसको मान लें x एक बार के लिए। अब ये बताओ, अगर ये x है तो ऊपर वाला भी x है, ठीक है ना, और ये y है तो ये भी y होगा। अब मेरे को हाइपोटेनस के बारे में कहीं बात नहीं हो रखी, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात है। तो अपने पास कौन कौन से दो एंगल हैं, tan 30 है और tan ही 60 है। tan 30 इक्वल टू p अपॉन बी और tan 60 इक्वल टू भी p अपॉन बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan 30 कौन सा एंगल है, ये वाला है ना। इसके लिए मेरे को ये बताओ कि p कौन है, p इतना सही है, यही तो है। यहां से यहां तक कितना है 150, ये कितना माना है y, ये कितना हो गया 150 माइनस y, b कितना है x, हो गया इतना, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, p की वैल्यू 150, समझ में आया क्यों, 10 क्योंकि ये पूरा है, tan 60 के लिए पूरा परपेंडिकुलर है, और बेस की वैल्यू x। अब मुझे x पूछा है क्या, नहीं,
एक्स दे रखा है क्या? नहीं। तो दोनों से एक्स की वैल्यू निकाल लें, दोनों को इक्वल रख दें, ये इससे एक्स हट जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। इससे एक्स को यहाँ ले जाऊँ, √3 को वहाँ ले जाऊँ, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 150 माइनस वाई इंटू √3, और यहाँ से एक्स को यहाँ ले गए और √3 को नीचे लिया है 150 अपॉन √3। ये एक्स और ये एक्स सेम है, इन दोनों के सामने वाले भी सेम होंगे, इन दोनों इक्वल में रख दूं, 150 माइनस वाई इंटू √3 बराबर 150 अपॉन √3। ठीक है, √3 को नीचे लिया है, 150 माइनस वाई इक्वल टू 150 अपॉन 3, 50 ही हो गया। हाँ। ठीक है, वाई को यहाँ ले गए, 50 को यहाँ ले गए, 150 माइनस 50 बराबर वाई 100 y is equals to 100। तो ये आ गया 100, तो आ गया 50। तो ठीक है, अब असाइनमेंट कर लो फटाफट।